सिनेक्डोकी और मेटोनिमी, ये दोनों चीज़ों पे कन्फ्यूजन्स आपको ज़रूर बहुत बार हुआ होगा कि दोनों काफ़ी एक ही चीज़ जैसा लगता है। एक पार्ट फॉर होल है, एक होल फॉर पार्ट है, एक रिलेटेड चीज़ है। तो कैसे समझे कौन सा सच में सिनेक्डोकी है, कौन सा मेटोनिमी है, अलग कैसे करें। सिनेक्डोकी का काफ़ी सारा प्रकार होता है, उसमें कन्फ्यूज कैसे ना हो, या कोई सेंटेंस में से सिनेक्डोकी को कैसे आसानी से पहचान लिया जाए और ऐसे इसको समझ लिया जाए कि एग्ज़ाम में कितना भी मुश्किल से मुश्किल सवाल आ जाए ना, कि आप बस मिनटों के अंदर सिनेक्डोकी को पहचान सको और वो भी एक्यूरेट तरीके से। जानना है ये सब कैसे आपको पता चलेगा, तो आइए इस वीडियो में बढ़िया से समझते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिनेक्डोकी को लेकर के। और एक्चुअली मेरे चैनल में प्ले लिस्ट में एक पूरा फिगर ऑफ स्पीच का सीरीज़ है, ओके, जिसमें मैंने ऑलरेडी सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिटरेशन और मेटोनिमी को लेकर डिस्कस किया हुआ है। आज सिनेक्डोकी को लेकर डिस्कस कर रहा हूँ और ऐसे ही आगे ढेरों और फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइस का वीडियो मैं ऐड करूँगा। एक भी वीडियो नहीं छूटेगा, एक भी लिटरेरी डिवाइस नहीं छूटेगा, चाहे वो मेजर हो, माइनर हो, इंपॉर्टेंट हो, लेस यूज्ड हो, डजेंट मैटर। हर तरीके का एक एक लिटरेरी फिगर ऑफ स्पीच आपको मिलेगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल से जुड़ करके ये सीरीज़ को देखिए। आपको मैं दावा करता हूँ 1% भी डाउट आपका नहीं बचेगा। तो आइए सिनेक्डोकी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सिनेक्डोकी एक्चुअली में है क्या चीज़। ठीक है, तो सिनेक्डोकी ऐसा एक फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे एक पार्ट को, ठीक है, अब किस चीज़ का पार्ट, कोई पर्सन का पार्ट वो हो सकता है, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट का पार्ट वो हो सकता है। ओके, तो कोई पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट का एक पार्ट को उसका एंटायरिटी या उसका होल, उसका पूरा अंश समझाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, या इसका वाइसी वर्सा यानी इसका ठीक उल्टा। तो या तो पूरा चीज़ को समझाया जाएगा कोई छोटा सा पार्ट को मीन करने के लिए, या फिर एक छोटा सा पार्ट को समझाया जाएगा कोई पूरा चीज़ को मीन करने के लिए। बेसिकली यही है आपका कंसेप्ट, ठीक है, सिनेक्डोकी। तो एक्चुअली इसको अगर मैं थोड़ा सा इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, या थोड़ा सा आपका जेनरिक वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, तो कोई भी जो स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट होता है एक सिस्टम का, ठीक है, चाहे वो कोई इंसानी शरीर का सिस्टम हो, चाहे वो कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, चाहे वो कोई आपका वर्क सिस्टम हो, ठीक है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई सॉफ्टवेयर हो, या कोई हम लोगों का आइडिया ही क्यों ना है, इमोशन से क्यों ना हो, कोई भी चीज़ का एक स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट को लिया जाता है और उसको मेंशन करने का द्वारा समझाया जाता है पूरा सिस्टम को। ठीक है, या तो ऐसे या फिर ठीक उसका उल्टा, कि पूरा सिस्टम के जरिए एक यूनिट को समझाया जाता है। ये बेसिकली है सिनेक्डोकी। ओके, अब एक जल्दी से एक एग्जांपल के तौर से हम लोग समझते हैं, तब बढ़िया से आपको पता चलेगा। ओके, सो अब हम लोग आते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है। अच्छा, सबसे पहले देखिए कि मेटोनिमी के साथ है, इसको काफ़ी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, सिनेक्डोकी और मेटोनिमी थोड़ा थोड़ा एक ही जैसे लगता है, लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँ ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। ओके, सो बेसिकली दोनों में एक की डिफरेंस है। ठीक है, मेटोनिमी में क्या होता है कि दोनों वर्ड, मेटोनिमी में भी सब्स्टिट्यूशन यूज़ होता है कि एक वर्ड का वो उसमें मेंशन होता है, बट एक्चुअली वो एक दूसरा वर्ड को समझाने का कोशिश करता है। सिनेक्डोकी में भी सेम होता है, बस फ़र्क इतना है कि मेटोनिमी में जो दो वर्ड यूज़ होते हैं वो दोनों लॉजिकली एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, मतलब दोनों में कोई कनेक्शन रहता है, दोनों में कोई लिंक रहता है, दोनों में कोई रिलेशन रहता है। ठीक है ना, लेकिन सिनेक्डोकी में जो दो वर्ड्स यूज़ होते हैं एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो एक सिस्टम का पार्ट होते हैं, मतलब सचमुच का फिजिकल एक पार्ट होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल एक पार्ट होते हैं। लेकिन मेटोनिमी में जो दो वर्ड यूज होते हैं वो स्ट्रक्चरल या फिजिकल पार्ट नहीं होते, वो जस्ट लॉजिकली एसोसिएटेड होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आई नीड 20 हैंड्स फॉर दिस वर्क। अब आप इस चीज़ को है ना फोकस कीजिए, इस चीज़ को, ये देखिए 20 हैंड्स, है ना। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इस काम को करने के लिए 20 हाथ चाहिए। अब आप थोड़ा सा समझ के देखिए कि 20 हाथ मतलब सिर्फ क्या हाथ का बात करें, मतलब 20 आदमी में से मैं एक एक हाथ कट के, मतलब 40 को कटा हुआ हाथ, सॉरी 40 होने 20 को कटा हुआ हाथ अगर मैं मेरे सामने प्रेजेंट कर दूँ तो उससे मेरा काम हो जाएगा क्या? ऑब्वियसली नहीं होगा। तो यहाँ तब मैं हैंड शब्द का प्रयोग क्यों करूँ, मुझे तो इंसान चाहिए ना।
इस काम को करने के लिए मुझे तो 20 men चाहिए, 20 आदमी चाहिए, तो फिर मैं 20 हाथ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे हाथ जो है ना, ये एक्चुअली किसको समझा रहा है? पीपल को समझा रहा है, इंसान को समझ रहा है, आदमी को समझा रहा है। तो हाथ क्या है? एक पार्ट है ह्यूमन बॉडी को। अगर हम लोग पूरा एक होल सिस्टम माने तो जो हैंड्स है वो उस सिस्टम का एक तो छोटा सा पार्ट है। यस और नो? है ना पार्ट? तो मतलब यहाँ पे मैंने पार्ट को यूज़ किया। कौन सा पार्ट? हैंड को यूज़ किया। लेकिन मेरा एक्चुअल में मीनिंग क्या था? पूरा होल सिस्टम, यानी ह्यूमन बीइंग या पूरा ह्यूमन बॉडी या पूरा एक पर्सन। तो इसीलिए ये है परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सिनेक्डॉकी। क्यों सिनेक्डॉकी? क्योंकि यहाँ पे जो पार्ट यूज हुआ, जो शब्द हैंड यूज हुआ, वो एक्चुअली एक पार्ट है। ठीक है, किस चीज़ का पार्ट है? एक सिस्टम का पार्ट है। कौन सा सिस्टम? ह्यूमन बॉडी सिस्टम। तो मुझे समझाना पूरा ह्यूमन बॉडी या पूरा इंसान ही था, लेकिन मैंने जस्ट उसका एक पार्ट यूज किया, तो ये हो गया सिनेक्डॉकी, पार्ट फॉर होल। ठीक है, अब एक ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं जहाँ पे फिर से हैंड वर्ड का ही प्रयोग होगा, लेकिन वो सिनेक्डॉकी नहीं होगा, वो होगा मेटोनिमी। आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, आई हैव नो हैंड इन दिस एक्सीडेंट। ठीक है ना? फिर से देखिए यहाँ पे कौन शब्द का प्रयोग हो रहा? हैंड शब्द का प्रयोग हो रहा है ना? अब इसका मतलब क्या है कि मेरा इस एक्सीडेंट में, इस दुर्घटना में मेरा कोई हाथ नहीं है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगा के ये सोचिए, तो क्या अगर ये सिनेक्डॉकी ही होता तो क्या मैं यहाँ पे ये मेंशन करने का कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास कोई इंसान नहीं है जिसका एक्सीडेंट हुआ है? क्या सच में यही समझाने का कोशिश किया जा रहा है? ऑब्वियसली नॉट। आई हैव नो हैंड इन दिस एक्सीडेंट मतलब क्या? मेरे एक्सीडेंट में कोई हाथ नहीं है, मतलब मेरा इस एक्सीडेंट में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इस एक्सीडेंट को करवाने के पीछे मेरा कोई मकसद या मेरा कोई घटना की वजह से नहीं हुआ है। ठीक है ना? मेरा कुछ इसमें करता धरता नहीं है। ओके, एक्चुअली में तब ये जो हैंड वर्ड यूज हो रहा है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी या रीजन, यानी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके वजह से एक्सीडेंट कॉज हो। ओके, तो वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, कौन सा वर्ड यहाँ पे हम लोग मेंशन कर रहे हैं? हैंड। ठीक है ना? ये मेंशन है, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पिछला एग्जाम्पल में जो सिनेक्डॉकी था, वहाँ पे वर्ड यूज हो रहा था हैंड, और एक्चुअल मीनिंग क्या था? ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन बीइंग। तो हैंड और ह्यूमन बॉडी आर पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम। ठीक है, एक्चुअली फिजिकल पार्ट। लेकिन आप सोचिए, हैंड और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों क्या एक ही फिजिकल सिस्टम या एक ही स्ट्रक्चर का पार्ट है? ऑब्वियसली नॉट। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक फिजिकल चीज है ही नहीं, ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। और हैंड एक एकदम कॉन्क्रीट चीज है, एक फिजिकल चीज है। तो दोनों एक ही सिस्टम या एक ही स्ट्रक्चर या एक ही फिजिकल पार्ट होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो तब ये किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं आपका लॉजिकली। ओके, बाय एसोसिएशन ऑफ लॉजिक, एक मीनिंग का तौर से ये लोग जुड़े हुए हैं, एक लॉजिकल लिंक ये दोनों में है। ये हो गया आपका मेटोनिमी। ओके, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे मेट्रोनिमी गलती से लिखा दिया, ये आर नहीं होगा, मेटोनिमी। ओके, तो आशा करते हैं अब आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि कैसे मेटोनिमी और सिनेक्डॉकी को पहचाना जाता है। अगर जो चीज़, जो दोनों वर्ड एक साथ सब्स्टिट्यूट हो रहे हो, जैसे पिछला में जैसे हैंड के लिए बॉडी हुआ, तो अगर वो दोनों सेम स्ट्रक्चर या सेम फिजिकल का पार्ट हो तो डेफिनेटली दैट विल बी सिनेक्डॉकी। अगर दोनों सेम स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं हो लेकिन लॉजिकली रिलेटेड हो, देन दैट विल बी व्हाट? मेटोनिमी। ओके, अब आइए हम लोग एक एक करके सिनेक्डॉकी के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है उसको समझते हैं। सिनेक्डॉकी का ढेर सारा पार्ट है, लेकिन बिल्कुल घबराने का कोई बात नहीं, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन ईजी है। एक एक करके समझिएगा, एकदम कभी नहीं भूलिएगा। आइए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है ए पार्ट फॉर द होल। मतलब क्या? जाहिर सी बात है, यही थोड़ा देर पहले हम लोगों ने यही डिस्कस किया वो हैंड का जरिए कि आई नीड 20 हैंड फॉर दिस वर्क, कि समझाया, मेंशन क्या रहे, लिखा हुआ रहेगा पार्ट, लेकिन एक्चुअल मीनिंग होगा होल। ठीक है, जैसे देखिए, यू हैव, ये पहला वाला एग्जांपल अगर हम लोग देखें कि यू हैव अ नाइस सेट ऑफ व्हील्स, तो यहाँ पे देखिए मेंशन क्या है? सेट ऑफ व्हील्स। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली समझाया क्या जा रहा है? तुम्हारे पास नाइस सेट ऑफ व्हील्स है मतलब क्या? कार, गाड़ी, मतलब तुम्हारे पास एक बहुत बढ़िया गाड़ी है। ये एक्चुअली तो मैं सीधा सीधा लिख ही सकता था ना कि यू हैव अ नाइस कार, लेकिन कार लिखने का बजाय मैंने क्या लिखा? सेट ऑफ व्हील्स। तो देखा जाए तो ये व्हील्स और कार दोनों तो एक ही स्ट्रक्चर का पार्ट है ना, दोनों तो एक ही सिस्टम का पार्ट है। तो मैंने पूरा कार मतलब पूरा सिस्टम, होल सिस्टम लिखने की जगह बस एक पार्ट यूज किया उस सिस्टम का। कार का एक पार्ट क्या है? व्हील। तो ये हो गया पार्ट फॉर होल सिनेक्डॉकी। ओके, नेक्स्ट देखिए, अ फ्लीट ऑफ 20 सेल्स।
गौर फरमाइए, 20 सेल्स। देखिए ये भी उस एग्जाम्पल के एकदम सिमिलर है कि आई नीड 20 हैंड्स फॉर दिस वर्ड। तो यहाँ पे 20 सेल, सेल मतलब क्या, ये एक्चुअली सेल मतलब यहाँ पे शिप समझाया जा रहा है, शिप। ओके, ये देखिए शिप। लेकिन पूरा पूरा फ्लीट मतलब क्या, कि बहुत सारे शिप को एक साथ कलेक्शन को फ्लीट कहा जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ अ फ्लीट ऑफ 20 शिप्स ये लिखने के बजाय क्या लिखा, सेल्स। तो शिप है पूरा एक स्ट्रक्चर होल, लेकिन मैंने यूज क्या किया, बस उसका एक पार्ट, सेल्स। ओके, तो ये फिर से हो गया पार्ट फॉर होल सिनेक्डोकी। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं। ठीक इसका उल्टा, द होल फॉर अ पार्ट, मतलब अब मेंशन क्या किया जाएगा, मेंशन किया जाएगा या लिखा जाएगा पूरा होल सिस्टम, लेकिन एक्चुअली मतलब होगा उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट। आइए समझते हैं। सबसे पहले देखिए जो उदाहरण है, द लैविश मॉइस्चर ऑफ द मेल्टिंग ईयर। देखिए गौर फरमाइए, मेल्टिंग ईयर। ओके, तो मेल्टिंग ईयर मतलब क्या, कि पूरा पिघलता हुआ पूरा साल, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे पूरा साल नहीं मीन किया जा रहा है, यहाँ पे मीन किया जा रहा है मॉनसून। ओके, मॉनसून या रेनी सीजन, यहाँ पे मीन किया जा रहा है रेनी सीजन। अब आप ही बताइए, पूरा साल क्या रेनी सीजन रहता है, ऑब्वियसली नहीं। पूरा साल का एक हिस्सा, एक छोटा सा 2-3 महीने एक हिस्सा रेनी सीजन रहता है। तो हम लोग क्या ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो ईयर है ये पूरा होल एक सिस्टम है और उसका ही एक छोटा सा पार्ट है रेनी सीजन। तो देखिए मेंशन किया गया मेल्टिंग ईयर मतलब पूरा सिस्टम को, लेकिन एक्चुअल मतलब क्या था, सिर्फ रेनी सीजन या उसका एक पार्ट। तो ये हो गया होल फॉर द पार्ट। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं अ स्पीशीज फॉर द जीनस। ठीक है, अब स्पीशीज और जीनस मतलब क्या, स्पीशीज मतलब एक तरीके का आपका कोई भी, चाहे वो पशु पक्षी हो या कोई पेड़ पौधा ही क्यों ना हो या कोई इंसेक्ट ही क्यों ना, कीड़े मकोड़े, कोई भी लिविंग क्रीचर का एक टाइप, एक क्लासिफिकेशन, उसको बोला जाता है स्पीशीज। ठीक है, और जीनस मतलब उसका ही थोड़ा ब्रॉडर ग्रुप। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलता हूँ कि जो कॉर्डाटा होता है, ठीक है, या अच्छा छोड़, कॉर्डाटा भी छोड़ दीजिए। एक आप सीधा समझ लीजिए कि स्पाइनल कॉर्ड जिसका होता है और स्पाइनल कॉर्ड जिसका नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रेट। जिसका स्पाइनल कॉर्ड होता है जो क्रीचर का, और जिसका नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनवर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेट ये एक तरीके से एक बड़ा ग्रुप हो गया, ठीक है ना, कि हम पूरा क्रीचर को, लिविंग क्रीचर को, ये दोनों बड़ा बड़ा ग्रुप में बांट सकते हैं। तो थोड़ा सा जो बड़ा ग्रुप होता है ना, उसको हम लोग जीनस बोलते हैं। और उसका भी अंदर ढेरों किस्म का अलग 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 आपका टाइप्स होता है। ठीक है, जैसे आप देखिएगा कि पेड़ पौधा, एक आप कोई भी मान लीजिए कि हरे पत्तों वाला या आपका अ, सख्त एकदम सॉलिड जो टहनी वाला है वैसा पेड़। अब वैसा पेड़ क्या बस एक ही है, कितना ढेरों किस्म का, उसमें भी काफ़ी सारा क्लासिफिकेशंस है। ठीक है, तो ये छोटा छोटा जो क्लासिफिकेशन, इसको स्पीशीज बोला जाता है। अब आप बोलेंगे कि इसमें तब पार्ट होल वाला कंसेप्ट कैसा रहेगा, क्योंकि मैंने तो सबसे पहले बताया कि सिनेक्डोकी पार्ट होल या होल पार्ट वाला ही पे पूरा डिपेंड करता है सिनेक्डोकी। थोड़ा सा ध्यान अगर आप लोग लगाए तो यहाँ एक्चुअली जो स्पीशीज है वो अल्टीमेटली किसका अंडर आता है, अल्टीमेटली तो बड़ा ग्रुप या जीनस के अंडर ही ना आता है। तो एक तरीके से जीनस को भी तो हम लोग एक पूरा सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें से एक छोटा सा पार्ट है स्पीशीज, हुआ ना। तो ज़रूरी नहीं है कि सिनेक्डोकी में हर चीज़ सिर्फ पार्ट फॉर होल या होल फॉर पार्ट ही होगा। ठीक है, वो स्पीशीज फॉर जीनस भी हो सकता है, आगे हम लोग और ढेर सारा देखेंगे उस तरीके का भी हो सकता है। लेकिन उसका जो कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट हमेशा वही रहेगा। जो जो दोनों चीज़ को हम लोग सब्सटीट्यूट कर रहे हैं वो दोनों हमेशा हमेशा एक ही स्ट्रक्चर या एक ही सिस्टम का हिस्सा होगा, चाहे वो कोई भी तरीके से हो, लेकिन होगा। ओके, जैसे देखिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, वन मस्ट अर्न हिज ब्रेड। देखिए ब्रेड समझने वाला चीज़ है। देखिए तो आदमी को हमेशा अपना है ना रोटी कमाना चाहिए। अब यहाँ पे रोटी का जरिया क्या, सिर्फ रोटी कमाने का बात किया जा रहा है, मतलब क्या अगर वो चावल खाएगा या कोई तरकारी खाएगा या चिकन खाएगा तो वो चोरी करके या मांग के खाएगा तो कोई टेंशन नहीं है ना, सिर्फ जो रोटी है भैया वही उसको अपना कमाई का खाना पड़ेगा, ये क्या मतलब है, नहीं जी ये मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पे ब्रेड मतलब यहाँ पे फूड समझाया जा रहा है कि आदमी को अपना जो खाना है ना वो अपना सच्चा सच्चा कमा करके खाना चाहिए। अपना खाने के लिए खट मेहनत करके कमाना पड़ेगा, अपना खाना कमाना पड़ेगा, कोई फ्री में खिला के नहीं देगा, परिश्रम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ब्रेड मतलब एक्चुअली फूड। तो ब्रेड यहाँ पे एक्चुअली क्या है, एक स्पीशीज है। और जीनस क्या है, मतलब जो ब्रॉडर कैटेगरी क्या है वो है फूड। अब फूड में तो ढेर तरीके का फूड आता है ना, तो ब्रेड भी उस ढेरों कैटेगरी में से एक छोटा कैटेगरी है। तो देखिए मैंने मेंशन किया छोटा सा कैटेगरी, लेकिन एक्चुअली मेरा मतलब क्या था, वो जो बड़ा वाला ग्रुप फूड है ना। तो ये हो गया स्पीशीज फॉर जीनस।
देखिए नेक्स्ट भी समझते हैं। थ्रू द वर्ड, अच्छा सॉरी, वही यहाँ पे लिखा गया है, थ्रू द वर्ड ब्रेड इज मेंशन द एक्चुअल मीनिंग इज फूड। ओके, ब्रेड यहाँ पे मेंशन किया गया है लेकिन एक्चुअल मीनिंग है फूड। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, हर फादर हैज लॉट्स ऑफ गोल्ड। ओके, तो यहाँ पे देखिए गौर फरमाने वाला चीज़ है गोल्ड, मतलब उसका पिता के पास क्या है, ढेर सारा सोना है। ओके, अब यहाँ पे सोना मतलब सिर्फ यहाँ पे लेकिन सोना ही एक्यूरेटली नहीं समझाया गया है, यहाँ पे गोल्ड यानी वेल्थ या रिचेस मतलब संपत्ति, है ना, कितना वो वेल्दी आदमी है, कितना वो रिच आदमी है, ये समझाने के लिए एक गोल्ड का मेंशन यहाँ पे किया गया है। तो गोल्ड को हम लोग एक छोटा सा कैटेगरी समझ सकते हैं, और जो बड़ा ग्रुप है वो क्या होगा, वेल्थ, है ना, क्योंकि वेल्थ का ही एक छोटा सा पार्ट होता है गोल्ड। अब जो वेल्दी होगा उसके पास तो ढेर सारी चीज़ होगा ना, उसके पास मनी होगा, उसके पास प्रॉपर्टी होगा, उसके पास लैंड होगा, उसके पास आपका बैंक बैलेंस होगा, उसके पास एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव चीज़ें होंगी, ठीक है, गोल्ड होगा, डायमंड होगा, ज्वेलरी होगा, कितना सारा चीज़ होगा। तो ये सारा जो मैंने छोटे छोटे पार्ट का बात किया, हर चीज़ लेकिन कोई ना कोई तरीके से वेल्थ को ही दर्शाता है ना। तो इसीलिए गोल्ड हो गया एक तरीके से छोटा कैटेगरी, और उसको जो बड़ा ब्रॉड कैटेगरी है वो है वेल्थ या रिचेस। तो यहाँ पे वहीं समझाने का कोशिश किया गया है वेल्थ, लेकिन मेंशन किया गया है गोल्ड। तो ये भी हो गया स्पीशीज फॉर जेनस, यानी छोटा चीज़ मेंशन है लेकिन एक्चुअली उसको कहना क्या है, बड़ा वाला ग्रुप। ठीक है, अब आइए हम लोग दूसरा ठीक इसका उल्टा चीज, द जीनस फॉर स्पीशीज, मतलब कि लिखा हुआ या मेंशन किया हुआ रहेगा बड़ा वाला ग्रुप, लेकिन एक्चुअली मेंशन होगा इसका छोटा सा पार्ट। जैसे देखिए अगर एग्जांपल को हम लोग देखें तो यू आर सच ए इनोसेंट क्रीचर, देखिए ध्यान से गौर फरमाइए, क्रीचर, ठीक है ना, क्रीचर मतलब क्या, क्रीचर मतलब कोई भी आपका लिविंग बींग, ठीक है, उसको हम लोग क्रीचर बोलते हैं। अब वो प्लांट हो सकता है, फिश हो सकता है, बर्ड्स हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, कोई भी लिविंग बींग, ठीक है ना। अब यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि तुम एक बहुत ही इनोसेंट सीधे साधे क्रीचर हो। अब इसका मतलब क्या, मैं ये कोई गाय से बोल रहा हूँ कि हाँ भैया भाई तुम है ना बड़ा इनोसेंट क्रीचर हो, या मैं ये कोई मछली से बोल रहा हूँ कि हाँ मछली भैया तुम बहुत है ना इनोसेंट क्रीचर हो, ऑब्वियसली नहीं। मैं एक इंसान से बोल रहा हूँ, है ना, ये कोई व्यक्ति से मैं बोल रहा हूँ, तो मैंने तब पर्सन वर्ड क्यों नहीं यूज़ किया, मैंने क्रीचर वर्ड क्यों यूज़ किया। यही तो है सिनेक्डॉकी कि जो पर्सन है, ह्यूमन बींग्स है, वो जो ये क्रीचर है, क्रीचर एक बहुत बड़ा ग्रुप है, कोई भी लिविंग बींग, उसका अंदर ही एक छोटा सा पार्ट आता है इंसान। तो मैंने वो बड़ा वाला ग्रुप मेंशन कर दिया, जबकि मेरे दिमाग में क्या था, मुझे कहना क्या था, इंसान, छोटा वाला ग्रुप। तो इसीलिए जीनस मैंने मेंशन कर दिया क्रीचर, लेकिन एक्चुअली उसका स्पीशीज क्या है, स्पीशीज है पर्सन, जो मुझको मेंशन करना चाहिए था। ओके, ठीक है ना। तो ये हो गया जीनस फॉर स्पीसीज, या छोटा पार्ट समझाना है लेकिन लिख रहा हूं मैं बड़ा पार्ट। सेम दूसरा एग्जांपल को अगर हम लोग देखें, वेसल्स लार्ज में वेंचर मोर बट लिटिल बोट्स शुड कीप ऑन शोर। ठीक है, अब यहाँ गौर फरमाने वाला चीज़ है वेसल। वेसल यानी क्या, वेसल यानी जलयान, यानी कोई भी व्हीकल, कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो हम लोग वाटर में ट्रैवल करने के लिए यूज़ करते हो, ठीक है, पानी में चलने लायक या पानी में मूवमेंट करने लायक कोई भी व्हीकल, कोई भी चीज़, उसको वेसल्स बोला जाता है। अब वेसल्स मतलब बोट भी हो सकता है, वेसल्स मतलब शीप भी हो सकता है, वेसल्स मतलब स्टीमर भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकता है जो पानी में चल सके। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली मेरा कहने का मतलब क्या था, वेसल्स लार्ज वे वेंचर मोड की, बड़ा बड़ा जो वेसल है वो दूर दूर जा सकता है, लेकिन छोटा बोट को मतलब किनारे रहना ही सही है। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली शिप का बात कर रहा हूँ, जहाज़ का बात कर रहा हूँ कि बड़ा बड़ा जो जहाज़ है ना वो बहुत दूर तक जा सकता है। तो मैंने सीधा सीधी शिप्स क्यों नहीं यूज़ किया, वेसल यूज़ कर लिया। मतलब क्या कि बड़ा वाला कैटेगरी मैंने यूज़ किया, जबकि मेरा मीनिंग क्या था, मेरा मीनिंग था शिप, एक छोटा उसका पार्ट। तो मैंने जीनस यूज़ किया लेकिन मेरा मतलब था एक्चुअली स्पीशीज। तो ये हो गया जीनस फॉर स्पीशीज। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एन इंडिविजुअल फॉर द क्लास। इंडिविजुअल यानी एक अकेला व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति स्पेसिफिक, ठीक है, फॉर द क्लास, क्लास मतलब एक टोटल ग्रुप, ठीक है। तो टोटल एक ग्रुप का जगह मतलब समझाना चाहिए उसको एक ग्रुप है, एक कॉमन आपका कैटेगरी, लेकिन वो लिखा क्या जाएगा, लिखा जाएगा सिर्फ एक व्यक्ति का नाम जो वो ग्रुप को दर्शाता है, जिसका अंदर वो ग्रुप का क्वालिफिकेशंस है, ठीक है। इसको एंटोनोमेसिया भी कहा जाता है, ये सेम चीज़ को, मतलब ये मत समझ लीजिए कि एंटोनोमेसिया और सिनेक्डॉकी कोई अलग चीज़ है, सिनेक्डॉकी का ही एक पार्ट है। ओके,
मतलब एन इंडिविजुअल फॉर द क्लास, ये इतना बड़ा नहीं बोल के इसको सिर्फ एंटोनिमेशिया भी बोला जा सकता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी एंटोनिमेशिया बोल करके भी एग्जाम में आ जाता है, तो घबराइएगा नहीं। ओके, अब देखिए, अब हम लोग इसका समझते हैं। एवरी मैन इज नॉट अ सोलोमन, तो हम लोग को यहाँ ध्यान देने वाला शब्द है सोलोमन। अब सोलोमन कौन है? सोलोमन एक किंग थे, किंग सोलोमन, ठीक है। वो बहुत ही वेल नोन थे उनका इंटेलिजेंस के लिए। ही वॉज अ वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट मैन। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली समझाने की कोशिश क्या किया गया कि हर आदमी है ना सोलोमन नहीं हो सकता। मतलब क्या, यहाँ पे ज्ञानी आदमी का बात किया गया। हर आदमी सोलोमन जैसा ज्ञानी और इंटेलिजेंट और क्लेवर नहीं हो सकता है। तो मैं तो सीधा सीधा यही बोल दे सकता था ना, एवरी मैन इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट। लेकिन वेरी इंटेलिजेंट या वेरी वाइज या टर्म यूज करने का बदले मैंने क्या यूज किया? सोलोमन। मतलब सोलोमन ठीक जैसा ज्ञानी और बुद्धिमान है, वैसा बुद्धिमान और ज्ञानी मैंने समझाना चाहा। ओके, तो एक्चुअली यहाँ पे जो क्लास है वो क्या है? इंटेलिजेंट मैन, ये है क्लास। कि कोई भी इंटेलिजेंट मैन, सॉलोमन जैसा बहुत इंटेलिजेंट मैन, वो मैंने समझाना चाहा। लेकिन मैंने यूज क्या किया? सिर्फ उस ग्रुप में से एक रिप्रेजेंटेटिव को, यानी सॉलोमन। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग देखें, हिज बेस्ट फ्रेंड टर्न्ड आउट टू बी जूडस। देखिए, जूडस। अब जूडस कौन है? जूडस एक बहुत ही इनफेमस कैरेक्टर है। इसको फेमस तो कहा नहीं जा सकता, इनफेमस कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि इसी ने जीसस क्राइस्ट को बिट्रे किया था। ठीक है, तो इसीलिए जूडस को हमेशा क्या सोचा जाता है? एक इनफिडिलिटी या विश्वासघात का एक सिंबलाइज होता है जूडस के जरिए। तो कहीं पे भी अगर किसी को चीटर या धोखेबाज को समझाना होता है ना, तो वो कहा जाता है अरे तुम तो जूडस निकले, तुम तो जूडस हो, इस हिसाब से। तो यहाँ पे भी वही कहने का बना कि उसका जो सबसे अच्छा दोस्त था वही क्या निकला? जूडस। मतलब वो ट्रेटर निकला, चीटर निकला। ठीक है ना? तो एक्चुअली मेरा मतलब क्या था? चीटर। जो क्लास था, जो बड़ा ग्रुप था, वो क्या है? चीटर। मतलब जूडस जैसा धोखा देने वाला, बैक स्टैबर, पीछे से छोड़ा भोंकने वाला, है ना? लेकिन मैंने चीटर वर्ड यूज नहीं करके जूडस किया। क्यों? क्योंकि पूरा चीटर ग्रुप का एक रिप्रेजेंटेटर, एक आदमी कौन है? जूडस। तो एक आदमी या इंडिविजुअल को मैंने यहाँ पे मेंशन किया, लेकिन मेरा मतलब क्या था? मेरा मतलब था पूरा ग्रुप, यानी कि चीटर। ओके, अब देखिए, हम लोग देखते हैं द इंग्रेडिएंट फॉर द प्रोडक्ट। ये बहुत फेमस है, ठीक है। आपका मतलब एक्चुअली देखिए, कॉमन तो सभी है, मतलब जितना भी पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक एक करके इंपॉर्टेंट सभी है, लेकिन बहुत फ्रीक्वेंटली यूज्ड पार्ट है ये सेंट डॉके का, द इंग्रेडिएंट फॉर द प्रोडक्ट। एक और जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज पार्ट है वो है पार्ट फॉर होल, या ठीक उसका उल्टा होल फॉर पार्ट, बहुत ज़्यादा यूज होता है। और ये इंग्रेडिएंट फॉर द प्रोडक्ट ये भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे देखिए एक एक करके हम लोग समझते हैं इसका आपका डिटेल्स। ही वॉज ड्रेस्ड इन सिल्क, यहाँ पे गौर करने का वाला शब्द है सिल्क। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ड्रेस्ड इन सिल्क का मतलब वो उसने क्या सिर्फ सिल्क पहन के रखा था? मतलब सिल्क तो एक फाइबर होता है ना, एक थ्रेड होता है, एक सूता, सिल्क का सूता होता है। तो उसने क्या सिर्फ पूरा सिल्क का एकदम सूता सूता चढ़ा के रखा था कुछ को? नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं। सिल्क का कपड़ा, यहाँ पे मतलब क्या है? ही वॉज ड्रेस्ड इन सिल्क मतलब अ ड्रेस मेड ऑफ सिल्क, एनी गारमेंट मेड ऑफ सिल्क। देखिए, क्लॉथ और ड्रेस मेड ऑफ सिल्क, ये एक्चुअली समझाया जा रहा है। तो ये क्या है? एक प्रोडक्ट है ना, सिल्क का कपड़ा, ये तो एक प्रोडक्ट है। उसका इंग्रेडिएंट क्या है? इंग्रेडिएंट मतलब जो चीज़ के द्वारा वो प्रोडक्ट बनता है, कोई चीज़ बनता है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक वुडन फर्नीचर हो, ठीक है, कोई लकड़ी से बना हुआ कोई चेयर हो, तो वो चेयर बन जाएगा प्रोडक्ट और लकड़ी हो जाएगी उसका इंग्रेडिएंट। ठीक है ना? तो ऐसा चीज़ होता है। तो सिमिलरली सिल्क का कपड़ा अगर प्रोडक्ट है तो उसका इंग्रेडिएंट क्या होगा? सिल्क, क्योंकि सिल्क से ही वो बना है। तो मुझे कहना क्या चाहिए था? मेरा मीनिंग क्या था? सिल्क का कपड़ा मतलब प्रोडक्ट मेरा मीनिंग था, लेकिन मैंने यूज सिर्फ किया इंग्रेडिएंट, ही वॉज ड्रेस्ड इन सिल्क। सिमिलरली अगर हम अगला उदाहरण को देखें, द ताजमहल इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट मार्बल्स। देखिए, गौर फरमाइए, कौन सा वर्ड में गौर फरमाइएगा? मार्बल्स में। ठीक है, तो ताजमहल जो है ना वो सबसे सुंदर मार्बल है। अब ये क्या बात हो गया? ताजमहल मार्बल थोड़ी है, ताजमहल तो मॉन्यूमेंट है। बिल्कुल सही, मार्बल से बना हुआ मॉन्यूमेंट। तो मेरा मीनिंग यही था कि मार्बल से बना हुआ जितना भी मॉन्यूमेंट है ना, उसमें सबसे सुंदर या एक सबसे सुंदर में से एक कौन है? ताजमहल। तो मैं सीधा सीधा वही ना लिख सकता था कि ताजमहल इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट मार्बल मॉन्यूमेंट्स, लेकिन वो नहीं लिख के मैंने सिर्फ इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया। ठीक है, प्रोडक्ट क्या था? मार्बल से बना हुआ मॉन्यूमेंट, ये है प्रोडक्ट, ये मेरा मीन करने का तरीका था। लेकिन मैंने यूज़ क्या किया? मेंशन क्या किया? ओनली द इंग्रेडिएंट दैट इज मार्बल। तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट यूज हुआ किसका वजह से?
ये प्रोडक्ट का वजह से मॉन्यूमेंट मेड विथ मार्बल्स। ओके, ये हो गया आपका द इंग्रेडिएंट फॉर द प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट में चलते हैं द एब्स्ट्रैक्ट फॉर द कॉन्क्रीट। अब एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट क्या चीज़ होता है? कॉन्क्रीट मतलब ऐसा कोई चीज़ जिसको आप अपना 5 सेंसेस से आप समझ सकते हैं। 5 सेंसेस मतलब हम लोग का विजन हो गया, जो हम लोग आँख से देखते हैं, फिर हम लोग को हियरिंग एबिलिटी हो गया, जो हम लोग कान से सुनते हैं, फिर हम लोग का टेस्टिंग एबिलिटी हो गया, जो हम लोग अपना टंग से टेस्ट करते हैं, फिर हम लोग का स्मेलिंग एबिलिटी, जो हम लोग अपना नाक से स्मेल कर सकते हैं, और फाइनली हम लोग का टैक्टाइल एबिलिटी यानी टच करने का जो हम लोग का सेंसेशन है, जो स्किन। तो आइज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन, दीज आर द 5 सेंस ऑर्गन्स जिसका थ्रू हम लोग कोई भी चीज़ को भाप सकते हैं। तो जो भी चीज़ों को ये 5 सेंस में से कोई भी एटलीस्ट एक सेंस द्वारा भापा जा सकता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्क्रीट। और एब्स्ट्रैक्ट होता है वो सब चीज़, कॉन्क्रीट का ठीक अपोजिट होता है एब्स्ट्रैक्ट, मतलब जो सब चीज़ को ये 5 सेंस में से किसी के भी द्वारा नहीं भापा जा सकता उसको बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट में क्या आता है? फीलिंग्स आता है, इमोशंस आता है, आइडिया आता है। ठीक है, और कॉन्क्रीट में काफ़ी सारा चीज़ आता है जिस चीज़ को आप छू सकते हो, देख सकते हो, है ना, सुन सकते हो, स्मेल कर सकते हो या टेस्ट कर सकते हो, ऐसा सारा चीज़ आपका आएगा कंक्रीट में। और जिसको आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ मतलब सोच सकते हो, आइडिया, थॉट, इमोशंस, फीलिंग्स, ये सब होता है एब्स्ट्रैक्ट। तो देखिए, आफ्टर व्यूइंग 50 कॉप्सेस आई कुडंट सी एनी मोर डेथ। गौर फरमाइए, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या चीज़ है? डेथ। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि 50 कॉप्स मतलब क्या? कॉप्सेस मतलब है डेड बॉडी। ठीक है, डेड बॉडी। तो 50 डेड बॉडी देखने का बाद मेरे अंदर और हिम्मत नहीं था, मैं और कोई मृत्यु नहीं देख सका। ठीक है, अब यहाँ मृत्यु क्या मतलब क्या है? एक्चुअली वो डेड बॉडी का बात कर रहा है। अब मृत्यु कोई देख थोड़ी सकता है। डेथ क्या कोई आदमी है या कोई चीज़ है जो को आदमी देख लेगा? ऑब्वियसली डेथ एक आइडिया है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। लेकिन मेरा मीनिंग क्या था? मेरा मीनिंग क्या एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, मृत्यु था? नहीं, मेरा मतलब डेड बॉडीज था कि 50 डेड बॉडी मैंने देख लिया। अब मेरा और वो हालात नहीं कि मैं और कोई एक भी डेड बॉडी देख सकूँ। तो डेड बॉडी वो कॉन्क्रीट चीज़ समझाने का जगह, ओके ये डेड बॉडी ये है कॉन्क्रीट चीज़, ये उसको समझाना था, लेकिन वो मेंशन नहीं किया। वो मेंशन क्या किया? डेथ, यानी एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट उसने यूज़ किया बट उसका दिमाग में था कॉन्क्रीट, तो हो गया एब्स्ट्रैक्ट फॉर कॉन्क्रीट। दूसरे एग्जाम्पल भी देखिए, आई एम आउट ऑफ ह्यूमैनिटीज रीच। देखिए, ह्यूमैनिटी मानवता, मतलब मैं मानवता का पहुंच से बाहर हूँ। अब ये भला क्या चीज़ हुआ? मानवता कोई मतलब ये तो एक आइडिया हुआ ना, ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हुआ। ये कोई सचमुच का कोई चीज़ या आदमी थोड़ी है कि जो मुझे पकड़ने आ रहा है मैं उसका मतलब हाथ से चंगुल से छुट के निकल गया, बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पे मीनिंग वही है, लेकिन मतलब कहना का मतलब है कि मैं इंसानों के पहुंच से बाहर हूँ। ठीक है, तो सीधा सीधी ह्यूमन लिखने के बजाय उसने क्या यूज़ कर दिया? क्या यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ? ह्यूमैनिटी। यानी कि मैंने मीनिंग तो था कॉन्क्रीट, मेरा मीनिंग था ह्यूमन बींग्स, ये मैं समझाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन कॉन्क्रीट चीज़ समझाने की कोशिश करना था। लेकिन मैंने यूज़ क्या किया? मैंने यूज़ कर दिया एब्स्ट्रैक्ट थिंग, दैट इज ह्यूमैनिटी। ओके, अब हम लोग आते हैं इसका नेक्स्ट में, ठीक इसका उल्टा, द कॉन्क्रीट फॉर द एब्स्ट्रैक्ट। मतलब इस बार हम लोग को समझाना रहेगा एब्स्ट्रैक्ट चीज़, लेकिन हम लोग मेंशन करेंगे कॉन्क्रीट। जैसे देखिए, बेली हैज़ नो फॉक्स विद इन हर। फॉक्स, गौर फरमाइए, फॉक्स मतलब बेली खुद का अंदर उसका कोई फॉक्स नहीं है। अब इसका क्या ये कभी सही मतलब हो सकता है? मतलब फॉक्स मतलब क्या बेली ने अपना शरीर के अंदर कोई पूरा फॉक्स को घुसा के थोड़ी रखा है? ऑब्वियसली नहीं। यहाँ पे फॉक्स मतलब कनिंग, ओके, या श्रूडनेस। एक फॉक्स क्या होता है? बहुत चालाक, चतुर होता है। ठीक है, तो वो चतुराई का या चालाकी का बात यहाँ पे किया गया। ओके, तो एक्चुअली यहाँ पे मीनिंग क्या है? कनिंग एंड श्रूडनेस, यानी द वेरी क्लेवर, क्लेवरनेस। ठीक है, तो ये है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, यही समझाने का कोशिश किया जा रहा था। लेकिन यूज क्या किया गया? यूज किया गया फॉक्स। अब फॉक्स को क्यों यूज किया? क्योंकि फॉक्स को माना जाता है एकदम सबसे चालाक और श्रूड, इसीलिए फॉक्स एक कॉन्क्रीट चीज, उसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो इसलिए फॉक्स यूज कर दिया गया है, लेकिन हालांकि मीनिंग था एब्स्ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर हम लोग गौर फरमाएं कि डोंट गेट योर बीस्ट आउट हेयर। देखिए, बीस्ट, बीस्ट मतलब कोई भी पशु को बीस्ट कहा जाता है, एनिमल। ठीक है, तो तुम्हारे अंदर का जो एनिमल है ना उसको यहाँ पे बाहर मत निकालो। अब सेम चीज़ मतलब आदमी क्या अपना अंदर एक एनिमल सील के लेके घूमता है? ऑब्वियसली नहीं। यहाँ भाई जब दरकार पड़े अंदर वाला एनिमल, चलो आ जाओ बाहर, ऑब्वियसली नॉट। यहाँ पे बीस्ट मतलब क्या कि मैं एकदम मतलब एनिमलिस्टिक थॉट या एनिमलिस्टिक एटीट्यूड। देखिए, बीस्ट लाइक एटीट्यूड, जैसे हम लोग बोलते हैं ना
कि अरे इंसान हो, थोड़ा इंसानियत दिखाओ, ये क्या एकदम एनिमल जैसे एकदम मारा मार के खिंचाता नहीं, ये सब क्या करो, इतना वायलेंट, इतना हिंस्र, ये सब तो एनिमल होते, तुम तो इंसान हो, थोड़ा इंसान जैसा बिहेव करो, हम लोग बोलते हैं ना ऐसे। तो वही कि अपना अंदर का जो तुम्हारा एनिमल छुपा है ना, एनिमल जैसा जो तुम्हारा इंस्टिंक्ट छुपा हुआ है, जो तुम्हारा खौफनाक रूप छुपा हुआ है, उसको कंट्रोल करो, इंसान हो, कंट्रोल ऑन दैट, उसको बाहर मत निकालो। तो बीस्ट लाइक एटीट्यूड, ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ये था मेरा मीनिंग, हालांकि मैंने यूज़ किया बीस्ट यानी द कॉन्क्रीट फॉर्म ऑफ दैट। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। अच्छा, एक चीज़ अब और बहुत बढ़िया समझने वाला चीज़ है ये कि मेनली इतना ही टाइप्स था, ठीक है, जितना टाइप्स हम लोग अब तक डिस्कस किए सिनेक्डोके के, इतना ही टाइप्स मेनली होता है। लेकिन ये जो एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट वाला टाइप है ना, ये कभी कभी थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूज कर देते हैं सिंबॉलिज्म का साथ, क्योंकि देखिए यहीं पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है मेटोनिमी के साथ। क्योंकि अगर आप लोग को याद हो, मेटोनिमी में पहला ही पार्ट, उस मेटोनिमी का पहला पार्ट था द सिंबल और साइन फॉर द थिंग सिम्बलाइज्ड, मतलब वहाँ पे कोई सिंबल को यूज़ किया जाता है, हालांकि एक्चुअली मतलब रहता है जिस चीज़ को सिंबलाइज किया जा रहा है वो, ये मेटोनिमी है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सिनेक्डोकी को, खास करके सिनेक्डोकी का ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट वाला पार्ट को हम लोग वो साइन सिंबल समझ लेते हैं। तो इसका फर्क करना बहुत ज़रूरी है। देखिए एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। देर इज़ नो ग्रीन इन दिस लैंड, ये है आपका मेन उदाहरण। देर इज़ नो ग्रीन, अब गौर फरमाने वाला शब्द है ग्रीन, देर इज़ नो ग्रीन इन दिस लैंड। अब यहाँ ग्रीन शब्द का मतलब क्या है, ठीक है ना, यहाँ पे ग्रीन का मतलब है ग्रीन ट्रीज। ओके, मतलब हरियाली का बात यहाँ किया जा रहा है कि ये जो लैंड है ना, ये जो ज़मीन है, यहाँ पे तो कोई हरियाली है ही नहीं, मतलब कोई हरे पेड़ पौधे नहीं है, ठीक है। अब जो ग्रीन ट्रीज होते हैं, ठीक है ना, अब उसका ही एक, उसको अगर हम लोग पूरा सिस्टम मान ले, एक ग्रीन ट्री को, एक हरा पेड़ को अगर हम पूरा एक होल सिस्टम मान ले, तो जो हरियाली है, ये जो ग्रीन कलर है, वो उसका एक छोटा सा पार्ट है कि नहीं। तो मतलब क्या हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग बस एक पार्ट को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को समझाना क्या है, पूरा होल सिस्टम, यानी कि ग्रीन ट्रीज, ये हो गया पार्ट फॉर द होल, ये हो गया ना सिनेक्डोकी, ठीक है। इसमें कोई सिंबलाइज वाला बात ही नहीं, यहाँ पे ग्रीन जो है ये कोई सिंबल नहीं है, ये ग्रीन ट्री को सिंबलाइज नहीं कर रहा है, ये सिर्फ उसका एक छोटा सा पार्ट है जो पूरा होल सिस्टम यानी ग्रीन ट्रीज को समझा रहा है। तो यहाँ पार्ट फॉर होल क्लियर हो गया, ठीक है। अब तब सवाल यह है कि तब अगर ये ग्रीन वर्ड सिंबल का तरीके में यूज हो तो वो कैसा लगेगा, आइए वो भी समझ लेते हैं ताकि हम लोगों को कंफ्यूजन ही ना रहे, ठीक है। देखिए ये जो उदाहरण है ना, ये है आपका सिंबलाइज्ड उदाहरण, शी इज स्टिल ग्रीन। अब फिर से आप लोग ग्रीन शब्द को गौर फरमाइए, शी इज स्टिल ग्रीन, वो अभी तक है ना हरा है। अब हरा है मतलब क्या, उसको कोई हरा कलर का पूरा एशियन पेंट्स मार दिया कि वो हरा हो गया, बिल्कुल नहीं। या फिर उसने क्या अपना अंदर पूरा एक पेड़ पौधे लगा लिए, या पेड़ पौधा जैसा वो ड्रेस पहन करके घूम रहा है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे तो ग्रीन, इतना हम लोग को समझ में आ रहा है, ये पार्ट फॉर होल तो कतई नहीं हो सकता, ताकि अगर ये पार्ट फॉर होल होता तब सेंटेंस का मतलब ऐसा हो जाता कि वो अभी भी एक पेड़ है, जो कि एकदम नॉनसेंस चीज़ है, हो ही नहीं सकता। मतलब यहाँ पे ये जो हरा वर्ड है ना, ये कोई और ही चीज़ को समझाने के लिए यूज़ हुआ है, जो इसका सिस्टम का अंतर्गत नहीं है, जो इसका सेम स्ट्रक्चर या सेम सिस्टम में नहीं आता है, मतलब ये सिनेक्डोकी होने का कोई चांस है ही नहीं। ये आपका है मेटोनिमी, क्यों, क्योंकि ये सिंबल है। ग्रीन यहाँ पे किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, ग्रीन यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है आइडिया ऑफ इनसेंस या फिर इमेच्योरिटी या इनएक्सपीरियंस, ये तीनों ही चीज़ को ग्रीन सिंबलाइज करता है। क्यों ऐसा सिंबलाइज करता है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे देखिए कोई भी अगर फ्रूट का उदाहरण से आपको समझाए कि कोई फ्रूट जब ग्रीन रहता है तो कब ग्रीन रहता है, जब कच्चा रहता है तब ना ग्रीन होता है, जब वो पक जाता है, जब वो बहुत मीठा हो जाता है, एकदम मैच्योर हो जाता है, तब वो ग्रीन रहता है, नहीं तब वो अपना कलर चेंज कर लेता है। तो ग्रीन का मतलब यही होता है कि वो अभी तक मंझा हुआ या परिपक्व नहीं है, वो इमेच्योर है, वो इनएक्सपीरियंस है, वो इनसेंट है। तो ये सब आइडिया ग्रीन के जरिए सिंबलाइज होता है। तो यहाँ पे वही मतलब यहाँ पे समझाया जा रहा है कि वो जो है ना, वो बेचारी अभी तक इमेच्योर है, इनएक्सपीरियंस है, इनसेंट है, अभी भी वो उतना परिपक्व नहीं हुई है सोच समझ से, ठीक है ना। तब ये क्या होगा, ये हो गया आपका सिंबल। तो ये क्या, इस किसका उदाहरण होगा, ये होगा सिंबल और साइन फॉर द थिंग्स सिंबलाइज्ड, ये हो जाएगा मेटोनिमी। ओके, तो आशा करते हैं आपको अब पूरा कोई भी कंफ्यूजन
क्लियर सारा चीज़ हो गया होगा। तो ये था सिनेक्डॉकी और मेटोनिमी का डिफरेंस और सिनेक्डॉकी का सारा पार्ट। आशा करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो और इस वीडियो से आपको कोई भी हेल्प हुआ हो तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट अस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ना सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच का सीरीज़ में, बल्कि इंपॉर्टेंट पोएम्स, सोनेट्स, लिटरेरी टर्म्स, थियरीज और भी बहुत कुछ हम लोग जल्दी से लाने वाले हैं। तो बेल आइकॉन प्रेस करना अवश्य नहीं भूलिएगा। ओके, सो स्टे ट्यून्ड गाइस, मोर वीडियोज आर कमिंग अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।